साथियों नमस्कार। हम लोग इस लिस्ट ऑफ टॉपिक की बात कर रहे हैं और अगले लिस्ट ऑफ टॉपिक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लिस्ट ऑफ टॉपिक पे बात करेंगे आज हम लोग। तो ये पीडीएफ आपको दिया गया है। ये 70th बीपीएससी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के बच्चों के लिए पीडीएफ तैयार किया गया है। तो पीडीएफ में सारी बातें लिखी हुई है। चूँकि मैं यहाँ समय दे रहा हूँ तो आपको कुछ अलग से बातें बता देता हूँ। ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो अलग अलग मिशन चलाए गए हैं हमारे द्वारा, से इसरो के द्वारा या फिर और भी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। तो जैसे गगनयान मिशन है, आप जान रहे हैं कि ये जो एक मैन्ड मिशन होने वाला है, तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आप जानते होंगे कि इसमें क्रू मॉडल है। उसके बाद फिर व्योमित्रा जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया था बाकायदे। इसके बाद फिर जो सर्विस मॉड्यूल है या फिर स्पेस सूट है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा। सॉरी। उसके बाद जो चैलेंजेज हैं इस मिशन को लेकर के, किस तरीके से सेफ्टी सिस्टम का चैलेंज है, एस्ट्रोनॉटिकल ट्रेनिंग का चैलेंजेज है। उसके बाद फिर स्पेस डेब्रीज जो है, ये भी एक टॉपिक है, बाकायदे पढ़ना है आपको, कहीं पे लिखा होगा इसमें, आप देख लेंगे। स्पेस डेब्री ये भी एक टॉपिक है, इससे किस तरीके से चैलेंजेज है उसको देखना होगा। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है। उसके बाद फिर अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है रोबोटिक प्रोग्राम में, इसको इसमें किस तरीके से यूज होता है। तो उन सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी आपको जानना और समझना पड़ेगा। अगला टॉपिक हमारा जैसे कि स्पेस टेक है, या फिर इसमें एक नया टॉपिक स्पेस टूरिज्म भी हो सकता है। वो लिखा हुआ है, पीडीएफ में भी होगा, आप उसे देख लेंगे। तो जो स्पेस टूरिज्म है उसमें किस किस तरीके से अलग अलग देशों ने भेजा है। आप जानते हैं ना कि स्पेस एक्स हो गया, चाहे ब्लू ओरिजिन हो गया या वर्जिन गैलेक्टिक हो गया, ये सारे जो है कि यूएसए खास करके लीडिंग देश बन गया है स्पेस टूरिज्म को लेकर के। तो चाइना भी अपना भेज रहा है, ये अपना स्पेस स्टेशन ही बना ले रहा है। वो तो वो उसका मॉड्यूल है। यूएई भी इसमें प्रयास कर रहा है। जापान ने जो है कि आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके साथ जो है कि काम कर रहा है स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हर का इसरो क्या कर रहा है। तो इसरो जो है कि किस तरीके से इसमें आगे काम करेगा। तो स्पेस टूरिज्म जो है कि वो किस तरीके से रेफर कर क्या करता है कि वो कमर्शियल एक्टिविटी को रेफर करता है कि सेंडिंग टू द प्राइवेट इंडिविजुअल इनटू द स्पेस फॉर रिक्रिएशनल लीजर एंड एडवेंचरस पर्पस। इसी के लिए तो भेजा जाता है कि लोग घूमने के लिए, जैसे यहाँ पे जाते हैं अन्य जगहों पे पृथ्वी पे घूमते हैं, तो वो स्पेस में जा कर के घूमें, लीजर करें, आराम करें, वहाँ पे जा कर के जो एडवेंचर का पर्पस है वो पूरा करें। तो इस तरीके से ये सब बिल्कुल ही नए टॉपिक हैं और इन सब टॉपिक से प्रश्न पूछने के काफ़ी चांसेस हैं। यहीं पे आप देख सकते हैं कि एक लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे हैं कि जहाँ भी बात हो रहा है एआई, तो हर सेक्टर में आपको, एजुकेशन के सेक्टर में कैसे एआई को यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में कैसे एआई को यूज कर सकते हैं। तो आपको हर सेक्टर में आपको जानना पड़ेगा कि किस तरीके से, खास करके जो टेक्नोलॉजी है, एआई है, मशीन लर्निंग है, इन सब के बारे में जो है कि बात करना होगा। डीप फेक टेक्नोलॉजी, इसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक्ट्रेस, शायद स्मृति मंदाना थी, सॉरी कोई एक्ट्रेस नहीं है, सॉरी मुझे इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, उनका नाम एग्जैक्ट क्या है। वो और एक जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था इन पहलवानों का, उसमें भी कोई एक पहलवान थी रिस्पेक्टेड, तो उनका भी कुछ इस तरीके से बना के दिया गया था। तो इन सभी लोगों का किस तरीके से यूज किया गया है, डीप फेक टेक्नोलॉजी के यूजेज क्या क्या हो सकते हैं, मिस यूजेज क्या क्या हो सकते हैं। आप देखते हैं कि आजकल बहुत सारे इस तरीके से काम हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको जानने की आवश्यकता है। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या फिर रोबोटिक्स हो गया, बायोफ्यूल हो गया, जनरेटिव एआई। एक तो जो एआई है, जो चैट जीपीटी वगैरह है, इसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो बैचलर डिक्लेरेशन वगैरह हुए हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके वर्ल्ड में जो आशंकाएं हैं, जो चैट जीपीटी के हैं, वो सैम ऑल्टमैन साहब उन्होंने जो बोला था। तो इस तरीके से हर एक एंगल को किस तरीके से, खास करके जो बैचलर डिक्लेरेशन है, आप जानते हैं इसमें बहुत सारी बातें की गई है। वर्ल्ड पूरा कंसर्न है इस टेक्नोलॉजी को लेकर के कि तो क्या हमें कंसर्न रहना चाहिए, इंडिया में इसका कितना यूज करना चाहिए। इंडिया जैसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में, जहाँ की लेबर इतना सस्ता है, क्या वहाँ पे इस तरीके की टेक्नोलॉजी को तुरंत फास्ट फॉरवर्ड वे में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि एआई आने के साथ ही बोला जा रहा है इतने जॉब खत्म हो जाएंगे। मैं भी कल एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बताया जा रहा था कि किस तरीके से एआई आने के बाद बहुत सारी नौकरियां जाने वाली है। और ये बात सच है कि बहुत सारी नौकरियां जाने वाली है। दूसरा क्या है
कि एआई जो कुछ नई नौकरियां पैदा करेंगे, वो उस नौकरी के लिए हमारे बच्चे ना तो कॉलेज में तैयार हो रहे हैं, ना ही किसी इंस्टीट्यूट में उस तरीके से तैयार हो रहे हैं। तो इसीलिए सरकारी नौकरियों के ऊपर दबाव भी बढ़ रहा है। और ये बात सही है कि जब आपकी नौकरियां खत्म हो रही हैं, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां थी वो बहुत मास लेवल पे कम हो रहा है। नई हायरिंग लोगों ने बंद कर दिया है, बड़े बड़े कंपनियों ने, और उसमें नौकरियां जा रही हैं। तो इसलिए लोग सरकारी नौकरी के ऊपर दबाव भी लगातार बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो कोई बात नहीं है, इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है। और दुख की बात ये होती है कि इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है हमारा कोई भी यूथ। क्या एआई में प्रिपेयर है? जो आज नौकरी तो चली जाएगी, क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कुछ भी छोटी नौकरियां जनरेट होंगी, आप जानते हैं कि एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन होता है। खास करके उस ट्रांजिशन फेज में जो जॉब लेने वाले युवा है वो तो पिस जाते हैं, क्योंकि पुरानी नौकरी बची नहीं, नई नौकरी जो आई है उसमें स्किल नहीं है। अब वो स्किल अप होने में टाइम लगेगा, इस तरीके से तो आपको समय लग जाएगा। और जब तक में आपका समय लगेगा, आपको तो नौकरी की भी आवश्यकता है। तो इसलिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दें कि किस तरीके से हमें इस बार भी अपनी नौकरी पक्की कर लेनी है, ताकि जो भी चैलेंजेज आए वो बाद में उसको देखी जाएगी। अभी आप अपने जॉब पे फोकस करें। और बहुत डरने की भी बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि नौकरियां तो जाने ही वाली हैं और कुछ नई नौकरियां पैदा होंगी, इसके लिए वो देखना होगा। तो उसके बाद आदित्य 11 मिशन, जो आप जानते हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई है। खास करके जो लेग्रांजेस पॉइंट हैं L1, L2, L3, क्या कहाँ तक है ये, कौन कौन सा, कितना L1 से लेकर के कितने नंबर तक का पॉइंट, आप जरा कमेंट में बताएं तो मुझे देखें कितने लोगों को जानकारी है। दूसरा ये भी बताएं कि ये जो लेग्रांजेस पॉइंट है ये होते क्या हैं। ये काफ़ी पुराना टॉपिक है, लेकिन चर्चा में ला रहा है। आप जानते हैं कि 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? PSLV का कौन सा नंबर था ये, आप बताएंगे क्या? PSLV का ये किस नंबर से लॉन्च किया गया था? आपने पीटी के समय तैयार किया होगा, तो अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट कर सकते। एक जो नया मुद्दा उभर के आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन इन स्पेस सेक्टर इन इंडिया, आप जानते हैं इसके बारे में? बेंगलुरु में कई सारे जो है कि स्टार्टअप खुले हुए हैं। आप जानते हैं अग्निकुल रॉसकॉस्मोस का नाम सुने होंगे, गरुड़ एरोस्पेस का नाम सुने होंगे। ये सारे के सारे प्राइवेट स्टार्टअप हैं, खास करके स्पेस सेक्टर में इंडिया के। तो इस तरीके के, और इसमें खास करके जो कंसर्न्स हैं हमारे प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, तो दो बातें, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर में दो बातें। एक तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, पोटेंशियल बेनिफिट्स, आप देख रहे हैं किस तरीके से यूएसए में प्राइवेटाइजेशन हुआ है। स्पेस एक्स देख लीजिए, कितने बड़े बड़े रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ता है। स्टारलिंक वगैरह उन्होंने क्या क्या बना दिया। इंडिया में भी आने की बात कर रहे हैं एलन मस्क साहब। तो वो बात हो गई। दूसरी बात कि उसके रिस्क क्या क्या हैं, क्या क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, उसको भी देखना है कि किस तरीके से स्पेस डेब्री मैनेजमेंट की बातें हो सकती हैं, साइबर सिक्योरिटी की रिस्क हो सकती है, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी तो बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर को लेकर के। इसरो में एक अलग विंग ही बनाया गया है। वो क्या कहते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ जो है कि वो बात करती रहती है इन सब चीज़ों को लेकर के। सरकार के क्या इनिशिएटिव हैं उसको जानना होगा। तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर के आप बिल्कुल ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को एक साथ लिखेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव बातें हो सकती है, किस तरीके से नेगेटिव बातें हो सकती हैं। यहाँ पे पॉजिटिव बातें नोट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव बातें नोट करेंगे कि किस तरीके से ये 3D प्रिंटिंग से भी क्या कहते हैं, ये इंजन वगैरह तैयार करने की बात कर रहा है ये प्राइवेट कंपनियाँ। और जो रिस्क हैं किस तरीके से जो है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन के रिस्क हो सकते हैं, रेगुलेटरी चैलेंजेज आ सकते हैं, डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का मामला हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, स्पेस डेब्री मैनेजमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से आप दोनों जो है कि चीज़ों को देंगे। उसके बाद फिर पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट, आप PIL, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये क्या है, ये पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट, ये क्या होता है? खास करके जो आप जानते होंगे कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो PIL का टॉपिक है, ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में इसको लागू किया गया है। बाकायदा इसके लिस्ट बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा कि कौन कौन से जो है कि डिफेंस सेक्टर के PSUs को दिया जा सकता है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि इंडियनाइजेशन डिफेंस इक्विपमेंट में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ब्रह्मोस है। उसके बाद फिर लाइट कमेंट एयरक्राफ्ट, जानते हैं इसका नाम क्या है, तेजस, जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था। अर्जुना टैंक काफ़ी चर्चा में रहा था, बाकायदे परेड वगैरह में भी दिखाया गया था इनको। मिसाइल सिस्टम में अग्नि हो गया, पृथ्वी सीरीज हो गया। नेवल सिस्टम में किसकी किसकी बात कर सकते हैं, तो INS विक्रांत की बात कर सकते हैं।
तो इस तरीके से वरुणास्त्र जो टारपीडो है हमारा, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है उसकी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सब चीज़ों को जानना होगा कि इसके बेनिफिट्स क्या 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 हो सकते हैं। ये जो प्राइवेट से एंटिटीज आ रही है हमारे यहाँ, तो क्या हो सकता है कि जॉब क्रिएशन हो सकता है, उसके बाद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा मिल सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है कि सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस हमें मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ सरकार ही काम करे, उससे अच्छा है कि सरकार भी काम करे और प्राइवेट सेक्टर भी काम करे। सरकारी स्कूल भी हो, प्राइवेट स्कूल भी हो, उसी तरीके से सरकारी स्पेस एजेंसी भी हो, प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी हो। इन अमेरिका में नासा भी हो और एलन मस्क साहब का स्टारलिंक भी हो, तो ये भी तो बात हो सकती है। तो इस तरीके से इस टॉपिक को भी आप तैयार करेंगे। स्पेस डेब्री एक टॉपिक है, इसमें कहीं पे होगा लिखा हुआ, आप देख लेंगे। तो स्पेस डेब्री को लेकर के बहुत चीज़ें हैं, इस पीडीएफ में भी होगा। तो आप देख रहेंगे कि डेब्रीज फ्री मिशन है ना, इसरो का इनिशिएटिव। क्या है इसरो का इनिशिएटिव? डेब्रीज फ्री मिशन बाय 2023, यानी कि 2030 तक इंडिया इस पे इसरो जो है डेब्री फ्री मिशन की बात कर रहा है। आप जानते हैं कि जो चंद्रयान 2 वगैरह या कोई भेजा गया था, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके जो भी स्पेस में डेब्री थे उसको वापस ला लिया गया है। अब मैंने कहीं पढ़ा था करंट अफेयर में, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है कि किसका है, लेकिन वो लाया जरूर गया है। उसके बाद डेब्रिज को रिमूव करने के लिए क्या क्या कर रही है इंटरनेशनल एजेंसी, क्या कर रही है, आप क्या कहते हैं इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो कैसे काम कर रही है, जीरो डेब्री चार्टर जो है वो कैसे काम कर रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है कि आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगला टेक्नोलॉजी जो आता है बायोटेक्नोलॉजी। आप जानते हैं इसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोफ्यूल है, ये सारे रिलेटेड टॉपिक हैं आपके। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोफ्यूल हो गया, तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर में किस तरीके से यूज कर सकता है बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन में किस तरीके से यूज कर सकता है, नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग में, एप्लीकेशन में, ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ये यूज हो सकता है अलग अलग जगहों पर, इसको जो है कि आपको जानने की आवश्यकता। नैनो टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है आपके पीडीएफ में दिया हुआ, तो इसके बारे में भी आप जानेंगे कि किस तरीके से नैनो पार्टिकल बनाए जाते हैं, कितना से कितना तक का रेंज होता है। 1 to 100 नैनोमीटर का रेंज होता है, सॉरी नैनोमीटर का रेंज होता है नैनो पार्टिकल का। नैनो पार्टिकल जैसे ही बनाते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं, फिर न्यू फिजिकल फिनोमिनन उसमें डेवलप होने लगता है मटेरियल्स में। तो इसको आपको समझना होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी का ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बाद आईटी सेक्टर में क्या इम्पैक्ट होगा, एग्रीकल्चर के सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज हो सकता है, स्पेस के सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज हो सकता है, हेल्थ के सेक्टर में कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं नैनो पार्टिकल की वो कैसे यूज किया जा सकता है, जो उसके हायर स्ट्रेंथ हो जाते हैं। आप जानते हैं ना, उसके जो है कि कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं। जब कोई पार्टिकल है उसको नैनो पार्टिकल में जब चेंज किया जाता है तो अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर लेता है, तो जो क्या कहते हैं हायर स्ट्रेंथ उसमें आ जाता है। उसके बाद जो है कि अलग अलग तरीके से उसमें एब्जॉर्ब इमिशन इमिट करने का जो है कि उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाते हैं। इसका अब यूज किसके सेक्टर में है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी में, एनर्जी में, स्पेस सेक्टर में, इन्वायरमेंट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में। तो ये सारे चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। शायद वीडियो लंबा हो रहा होगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आगे भी देखें, तो पूरा बेनिफिट करेगा अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखते हैं तो। एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बात कर ली। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ और भी बातें कही जा सकती है, क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे इतनी बातें करनी संभव नहीं है, तो मैं कुछ बातें और कर देता हूँ। जैसे कि मॉडर्न डे में कलर कोडिंग क्लासिफिकेशन किया गया बायोटेक्नोलॉजी का। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, येलो कलर किसके लिए, गोल्डन कलर किसके लिए, उसके बाद फिर वायलेट कलर किसके लिए, आप जानते हैं ये सब? अगर कोई कमेंट कर सकते हैं तो बताइए कि डार्क कलर किसके लिए यूज किया जाता है। होता है ना यूज ऑफ बायोटेक फॉर वेपन एंड और वारफेयर, इसके लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है? डार्क कलर यूज किया जाता है। ग्रीन कलर किसके लिए यूज किया जाता है? तो एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए जिसको कलर किया जाता है, कौन सा कलर किया यूज जाता है यूज? तो ग्रीन कलर यूज किया जाता है। अगर येलो कलर की बात करें तो किसके लिए किया जाता है, जरा बताइए तो आप, येलो कलर किसके लिए यूज किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। तो रेड कलर किसके लिए, रेड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें रेड कलर किसके लिए यूज किया जाता है, आप इसे बताएंगे। उसके बाद भी और भी चीज़ें हैं, पूरा ये लिस्ट ऑफ टॉपिक है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो बैच की फ़ी है वो 499 अभी जो है कि ऑफर में चल रहा है।
आप ISPCS इंस्टीट्यूट को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे बैच के बाकायदे मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये 70th BPSC मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है और 71st BPSC के बच्चे भी इसका लाभ चाहे तो उठा सकते हैं। तो आप चाहे तो बैच में भी इनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने तैयारी बहुत अच्छे से करें। कुछ और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है, चूँकि वीडियो भी लंबा हो रहा है और आप जानते हैं कि एजुकेशनल वीडियो अगर लंबा हो तो उसे देखने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। जब वो डाटा आता है सामने कि लास्ट तक कितने बच्चों ने देखा, तो वो बच्चे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। यही है, कोई डांस का वीडियो हो या कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो हो तो उस पर फुल व्यूज आते हैं शुरू से लेके अंत तक। तो आप लोग अभी इंटरटेनमेंट देखेंगे बाद में, लेकिन पहले एजुकेशन के वीडियो को देखें, पढ़ें, उसके बाद तो इंटरटेनमेंट है ही लाइफ में। और भी कुछ बातें हैं बायोटेक्नोलॉजी को लेकर ही बात करना है। तो बायोटेक पार्क्स बनाए जाते हैं, आप जानते हैं इसके बारे में। वन हेल्थ के में जो है कि कंसोर्टियम बनाया जा सकता है, बहुत सारा है इसमें। बायोटेक किसान हो सकता है, तो आप जानिए इसके बारे में क्या क्या जो है कि इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिहार का गवर्नमेंट क्या कर रही है। और उसके बाद भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं एक दो बात और बता दूं कि बिहार के नल जल योजना में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, मुझे बताइए। बिहार के सोलर लाइट योजना में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, बताइए। तो इन सब चीज़ें तरीके की चीज़ों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारे BPRO सर ने नोट्स दिया था, हमारे मित्र हैं, उन्होंने जो नोट्स दिया था बकायदे वो क्लास लेने के लिए आते हैं, आप जानते हैं उसके बारे में। तो उनके नोट्स में आप देखेंगे कि हर नोट्स के लास्ट में बकायदे बिहार स्पेसिफिक जो भी मुद्दे हैं उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसको भी बताया गया है। आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, आप बैच ज्वाइन करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। उसका कुछ जो है कि डेमो PDF भी होगा, उसे भी आप चाहें तो ग्रुप में ज्वाइन करके देख लेंगे, वो मिल सकता है आपको, लेकिन वो एक आधी होगा और फुल ग्रुप जब ज्वाइन करेंगे तभी जो है कि वो पूरा PDF आपको प्राप्त हो सकता है। एक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इलेक्शन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बात कर रहा था, ये इलेक्शन में कैसे यूज हो सकता है, आप इसके बारे में जानते हैं। USA में कैसे यूज होता है, इंडिया में कैसे यूज हो रहा है, अलग अलग देशों के इलेक्शन में कैसे इस तरीके के यूज हो रहा है, इसका क्या है पॉजिटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानना है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में भी जान सकते हैं। बहुत सारा है इसमें, आप लिखा हुआ है, इसको पढ़ना वो सब मुझे समय ठीक नहीं, क्या इसमें तो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। बायोफ्यूल है, जनरेटिव AI है, रोबोटिक्स है, डीप फेक है, साइबर सिक्योरिटी, ये तो टाइम पास हो जाएगा। फिर मैं अगर यहाँ आके बैठ के आपके सामने पढ़ने लगूँ कि इसमें देख लीजिए ये टेक्नोलॉजी है, तो आप इसे खुद पढ़ सकते हैं, लिस्ट प्राप्त हो जाएगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल बहुत चर्चा में है अभी, तो ये लगातार एवरग्रीन टॉपिक है आपके लिए। फ्यूल सेल है, स्मार्ट ग्रिड है, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी सोलर एनर्जी है, फोटोवोल्टिक सेल वगैरह जो आप जानते हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रीन टेक्नोलॉजी का है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इसके बारे में भी आप जानकारी रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे रहे चर्चा। अब कुछ टेक्नोलॉजी है लास्ट में, बिहार से संबंधित जो कुछ मुद्दे चर्चा में रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ बिहार, इसमें किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी इन बिहार, कौन कौन से शहरों में किस किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी बनाया जा रहा है, जहाँ जहाँ भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वगैरह बनाए जा रहे हैं। या फिर आप जानते हैं कि राजगीर और बोधगया में भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे, आपको पता है इन दोनों के बारे में? ये 2 साल पहले का न्यूज़ है, बताइए कमेंट करके, क्योंकि आपने PT पास किया है ना। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, आप जानते हैं कि हर सिटी के बगल में एक नया सिटी बसाने की बात चल रही है अलग अलग जगहों पे। आप देखिए कि जो स्मार्ट सिटी है, पटना स्मार्ट सिटी हो गया या भागलपुर स्मार्ट सिटी हो गया, वहाँ पे अलग अलग तरीके के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। बाकायदा आप जब जाएंगे भागलपुर में तो वो दिखता है कि यहाँ पे तिलका मांझी चौक पे ये लगाया गया है, उसके बाद फिर आदमपुर चौक पे इस तरीके से काम किया गया है। तो वो आप उन चीज़ों को जाइए तो अध्ययन कीजिए, या फिर पटना में जाइए तो आप देखिए कि गर्दनी बाग के इलाके में क्या लगा हुआ है, उसके बाद फिर बेली रोड में किस तरीके से क्या इक्विपमेंट लगाए गए हैं, इन सब चीज़ों को देखने का भी प्रयास कीजिए। इक्विपमेंट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, सवाल तो यहाँ होगा ना, स्मार्ट सिटी का यूज कैसे कर सकते हैं, और रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट क्या हो सकता है। नेचुरल क्लैमिटीज जो आती है, जो डिवाइसेस बने हुए, नीतीश डिवाइस वगैरह के बारे में आपको जानना होगा। एक डिवाइस बनाया गया था जो फॉग डिटेक्शन के लिए था, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो वो किस तरीके से बिहार में किस किस तरीके की नेचुरल क्लैमिटी आती है, खास करके जो थंडरिंग से लोगों की मौत हो जाती है, उसके लिए
उसके बाद और भी हैं, जैसे बाढ़ आता है उसमें काफ़ी प्रभावित रहता है बिहार। लैंडस्लाइड वगैरह के मुद्दे तो यहाँ नहीं होते हैं। तो इन सभी मुद्दों के लिए बिहार सरकार के क्या इनिशिएटिव है, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार क्या कर रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के, उनको भी जाना है। और भी हैं, बहुत सारे हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस पेज पे जो लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। यूरोपा क्लिपर मिशन है, इंडिया एआई मिशन है, इंडिया स्पेस पॉलिसी बनाई गई है, न्यूक्लियर एनर्जी आपका एवरग्रीन टॉपिक है। सवाल पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रोल में किया जा सकता है। अभी आप एक न्यूज़ देखे होंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र का एक किसान है, उन्होंने बनाया है बाकायदे कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए उन्होंने अपने ही खेतों में डिवाइस सेटअप कर दिए हैं। उसमें कितना पानी देना है, नहीं देना है, किस तरीके से वो सूखे क्षेत्र में फसल को उगा रहा है। तो एग्रीकल्चर में तो ज़बरदस्त यूज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए भी बहुत अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है। तो आप इन सभी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप इसे यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो जो कोर्सेज चल रहे हैं 70th बीपीएससी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का फी बहुत कम कर दिया गया है। अभी ऑफर चल रहा है 499 का। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और IAS PCS इंस्टीट्यूट आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो भी मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो है कि बहुत सारी क्लासेस हैं। और DI का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, होने वाला ही नहीं है बल्कि आज या कल से उसकी क्लासेस हैं। कल सर आए भी थे, वो इंजीनियर हैं, बाकायदे गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वो आए थे और आपको बताए भी थे कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं क्लासेस में। तो कल तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी बातें हुई थी, लेकिन अब जो आज या कल से, आज से ही या कल से जब भी होगा मैनेजमेंट उन सर का क्लास शेड्यूल करने वाला है और सर आके बाकायदे क्लास लेने वाले हैं। DI में जिनको भी दिक्कत हो रहा है, 72 में से 72 आना चाहिए, 72 में से 71, 72 में से 70, 70 से अगर नीचे आया तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। आप सीधा सीधा मानिए, या फिर सिलेक्शन अगर हो भी गया तो रैंक बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। 70 नंबर से कम DI में किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए। 72 में से 72 ही लाने का प्रयास करेंगे, उससे 1 नंबर कम नहीं। क्योंकि यहाँ अगर आप मार्क्स लूज कर जाते हैं तो आपका फेल होना गारंटी है कि आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। क्योंकि अगर DI में मार्क्स आपके कट जाएंगे तो उस सेक्टर में कितने मार्क्स मिलेंगे इसकी कितनी गारंटी है। तो DI में मार्क्स को एकदम से रखना है 72 आउट ऑफ 72, 72 आउट ऑफ 72। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा, चूँकि आप लोग अगर इसको अच्छे से देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो उसका रिपोर्ट हम लोगों को मिलता है कि हाँ वीडियो पूरा देखा जा रहा है, बच्चे पूरा इसको देख रहे हैं। उसके बाद ही जो है कि अगला फिर बताया जाता है कि हाँ सर इसको बच्चों ने देखा है, इस वीडियो के बारे में बच्चों का प्यार अच्छा है और इस टॉपिक पे बच्चे जो है कि वीडियो देखना चाहते हैं। तो फिर वो रिपोर्ट जब मिलता है तभी हम लोग वीडियो बना पाते हैं। तो आप मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, वो रिपोर्ट में आ जाता है कि कितने बच्चों ने लास्ट तक में देखा। क्योंकि स्टार्टिंग से कुछ मिनट तो देखते हैं, उसके बाद स्किप करने की जो टेंडेंसी बच्चों में आ गई है कि तुरंत इस वीडियो से नीचे उस वीडियो पे क्लिक करना, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप पूरा का पूरा वीडियो देखा करें, पूरी पढ़ाई करें, अपने शिद्दत के साथ पढ़ाई करें। आपके मेंस में बहुत कम समय बचा हुआ और इसके कम समय में भी आप रिवीजन करके मेंस में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।